पहले जब मैं न्यूज़ पढ़ता था, यूएस की न्यूज़ आती थी कि मास शूटिंग हो गई, तो सबसे पहला रिस्पांस ये होता था कि एक यूएस जैसी कंट्री में इतनी गन्स हैं ही क्यों, और अगर हैं तो मतलब उनको वापस ले लें, कंट्रोल ले लें। और नॉट ओनली गन्स ऐसी हैं कि लाइक पिस्टल्स हैं, उनकी गन्स तो बिल्कुल AK-47 लाइक, जैसे AR-15 एक बड़ा पॉपुलर मॉडल है। तो मैं हमेशा सोचता था कि मतलब इतनी गन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मास शूटिंग होगी कि नहीं, ऐसी नहीं होगी। जब तक कि मैंने स्विट्ज़रलैंड के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि स्विट्ज़रलैंड में, मतलब हल्का हल्का मालूम था कि स्विट्ज़रलैंड में भी गन कल्चर है, गन ओनरशिप अलाउड है, पर उनके बारे में ये मुझे नहीं मालूम था कि कितनी गन स्विट्ज़रलैंड में हैं। अच्छा। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा शायद ये इशू उतना सिंपल नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि गन्स सिविलियंस के हैंड्स में हैं डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि उसकी वजह से मास शूटिंग होगी या गन क्राइम होगा। एंड दैट सॉर्ट ऑफ चेंज माई पर्सपेक्टिव। हाँ, वो मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में गन्स होने के बावजूद भी मास शूटिंग्स नहीं होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी आप NRA का स्टेटमेंट सुनते हैं ना, जब भी वहाँ पे मास शूटिंग होती है तो बहुत कॉमन होता है, सब गन कंट्रोल की बात करते हैं यूएस में। हाँ, यूएसए में जब भी मास शूटिंग होती है सब गन कंट्रोल की बात करते हैं ऑब्वियसली। फिर NRA वाले आगे बोलते हैं देखो कि एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दूसरा ये है कि देखो स्विट्ज़रलैंड में भी तो वो होती हैं, क्या नाम है, गन्स होती हैं सबके पास, वहाँ तो मास शूटिंग नहीं होती है। तो वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि देखो हमारा कल्चर वैसा है और हमारे यहाँ मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी वायलेंट है, इसलिए मतलब होता है। या और मेंटल हेल्थ को कहते हैं। तो NRA वहाँ का वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन, बेसिकली गन लॉबी है। और उसका पर्पस मतलब क्या था, प्रमोट करना था गन्स को, या किस वजह से बनी क्यों थी, मतलब व्हाई इज देयर अ गन लॉबी? सो द थिंग अबाउट यूएसए इज कि यूएसए में एक अमेंडमेंट है, सेकेंड अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड अमेंडमेंट होता है इनका राइट टू बेयर आर्म्स। तो ये डे 1 से उनके हैं। वो इसलिए है क्योंकि अनलाइक इंडिया जहाँ पे लार्जली पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करके यहाँ पे उनको हम लोग फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से, वहाँ पर प्रॉपर एक वॉर हुई थी अमेरिका में जब उनको फ्रीडम चाहिए था ब्रिटिश रूल से। यस, हाँ। तो उनका एक लॉजिक ये होता है कि हाइपोथेटिकली गवर्नमेंट मान लो फिर से इतनी ही आपकी वो हो जाए, टेरेनिकल हो जाए जितनी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई थी। तो वहाँ भी ब्रिटिशर्स का रूल था जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। यस। और इंडिया में ऑब्वियसली हम लोगों ने नॉन वायलेंट मूवमेंट के थ्रू, चाहे वो कांग्रेस गांधी जी वाला हो या फिर दूसरे और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो अपने अपने फॉर्म में लड़ रहे थे, वो बेसिकली नॉन वायलेंट थे। सर मतलब दोनों थे अपने इंडिया में, दोनों ही थे, मतलब वायलेंट दल भी। वायलेंट में जैसे कौन कौन से थे? अब ऐसे तो फेमसली हमारे वो भगत सिंह जी जो हैं, आई डोंट नो कि बहुत वायलेंट थे। यस, एक वो डेथ हुई थी, एक ही को मारा था ना। हाँ, कर्नल सैंडर्स, सुनिए मैं नाम भूल रहा हूँ सॉरी, बट हाँ वो इट वॉज अगर, हाँ वो मतलब बेसिकली इसलिए मारा था क्योंकि वो भी गलती से मार दिया था किसी और को। उनका था कि जब एक कोई प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें लाला लाजपत राय भी थे और उनको किसी पुलिस वाले ने डंडे से सर पे मार दिया था, वो उनकी वहीं पे शहीदी हो गई थी। बट मैं उस पर मेरा जो व्यू है, एंड इट माइट बी रॉन्ग, कि वो लार्जली नॉन वायलेंट थे इन द सेंस कि उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग दूसरी कंट्रीज़ का एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं, वो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, तो वो नॉर्मली एक डेथ पे नहीं रुक जाते हैं। वो ऐसा होता है कि कभी इधर मारा, कभी उधर मारा, कभी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कभी कुछ कर दिया। एक्सेप्ट भगत सिंह के केस में एक डेथ हुई थी, बट उसके बियॉन्ड तो उन्होंने फिर सरेंडर किया। उसके बाद उन्होंने अपने मैसेज के थ्रू, जो प्राइमरली जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कि जब हम लोग देखते थे ना फिल्म्स में, जो देखा है कि वो जो केस को कवर किया जा रहा था, तो उसमें जो उनके थॉट्स थे कि कैसे फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो उससे उन्होंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया। और उन्होंने जिस तरह से सरेंडर किया, अपने आप को पकड़ाया, तो ये एक तरह से नॉन वायलेंस को शो करता है, नॉन वायलेंस इन एक्शन। मेरे हिसाब से वो वायलेंट पर्सन नहीं थे। हाँ, तो जो उनकी एक जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे, जिसका पहले नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था और फिर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, क्या उसी के पार्ट थे अपने वो राम प्रसाद बिस्मिल? आई गेस तो हिस्ट्री तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। या तो उनके मतलब या तो उसके पार्ट थे या कुछ उनसे रिलेशन था। तो वो लोग तो लार्जली आर्म्ड रिवॉल्ट में मानते थे।
और बाद में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, हाँ, उन्होंने तो प्रॉपर आर्मी ही फॉर्म की थी, तो उनको आप नहीं कह सकते कि वो मतलब गांधीयन पैसिफिस्ट थे, वो तो उन्होंने लगे। राइट, तो ये कह सकते हैं फिर मतलब कांग्रेस और गांधी जी का जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था, बाकी तुम्हारे हिसाब से वायलेंट थे। हाँ, मतलब उस वक्त जैसे कांग्रेस में दो गन्नी दल होती थी, एक नरम दल होती थी, गरम दल होती थी। नरम दल यानी कि जो पैसिफिस्ट थिंकिंग बिलीव करते हैं, जो कि इनके फाउंडर एक तरह से जो गांधी जी के मेंटर थे, क्या नाम ना, गोइंके नहीं, गोपाल कृष्ण, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो उस फिलोसफी में मानते थे। दूसरा जो गरम दल था, जो कि बाल गंगाधर तिलक हेड करते थे, वो थोड़ा आर्म्ड रिवॉल्ट में बिलीव करते थे। ओके, तो उन्होंने शायद इनफैक्ट बॉम्ब्स वगैरह भी बनाए थे। अच्छा, तो हाँ, ऐसी आपको तो इसका मतलब इंडिया में भी वायलेंट मूवमेंट्स की हिस्ट्री रही है। हाँ, रही है। ओह, अब ऐसे तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, 1857 रिवोल्ट भी काइंड ऑफ उन्होंने उसमें वो तो वायलेंट था। 1857 जो रिवोल्ट था वो तो वायलेंट था, वो तो क्लियर था। बट मुझे जो लगता था कि इंडिया में मोस्टली जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रही है वो नॉन वायलेंट रही है, बट दैट हैज बीन लिमिटेड टू कांग्रेस। हाँ, क्योंकि कांग्रेस और बाकी में ये था, कांग्रेस वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल था। बाकी था कि अच्छा कुछ इस रीजन में हो गया, कुछ इस रीजन में हो गया, ये नहीं कि पूरा पैन इंडिया एक कोई मूवमेंट हो गया। पैन इंडिया अगर बोल सकते हैं तो वो भाई सुभाष चंद्र बोस जी का जो वो आज़ाद हिंद फौज थी वो थी, क्योंकि वो भी शायद नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल साइड थी, या उसमें तमिलियंस थे, उसमें तमिलियंस थे। अच्छा, तमिलनाडु में भी थी? तमिलनाडु के थे, और नहीं, तमिलनाडु में थे, उनकी प्रेजेंस थी, या तमिलनाडु के लोग थे उसमें? उस आर्मी में तमिलनाडु के लोग थे। राइट, तो वो डिफरेंट चीज़ हो गई। यस, हाँ, तमिलनाडु के लोग थे उसमें, पंजाब के भी लोग थे उसमें। बट जिस रीजन में थे वो नॉर्थ ईस्ट था। नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो टेक्निकली जो उन्होंने आर्मी बनाई थी वो तो उन्होंने बाहर जाके ही बनाई थी आर्मी। उन्होंने, जितना मैंने याद आ रही है कि वो बेसिकली जब उनको हाउस अरेस्ट हुआ था 1940 में आई बिलीव, तो किसी तरह से बच के वो अपना अफगानिस्तान के टूर अफगानिस्तान में गए थे, और वहाँ से पहले शायद जर्मनी पहुँचे थे, फिर वो जापान में गए थे। तो जापान में उन्होंने बेसिकली क्या था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स एक तरह से प्रिजन ऑफ वॉर थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो ये हमारे इंडियन लोगों ने भी सर्व किया था, तो जिनको कैप्चर करते थे वो प्रिजन ऑफ वॉर, तो उनके थ्रू ब्रिटेन और जापान की जो फाइट हुई होगी, और जापानीज ने जिन ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि इंडियन थे उनको जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया हुआ था, तो जापान ने वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर इनको दे दिए थे, सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा, उसके थ्रू तो ये ऐसी 42-43 में ही बनना फॉर्म शुरू हुआ था। तो लार्जली आप अगर रीजन की केवल बात की जाए तो रीजन फॉर्मेशन तो एक्चुअली में नॉर्थ उसमें ही हुआ था, क्या नाम है, वो जापान में हुआ था, क्योंकि तब तक तो विद इन इंडिया में तो कर नहीं सकते थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनके ऊपर तो एक तरह अरेस्ट वारंट ही था। तो उन्होंने लार्जली जापान में ही बनाया था, और कहीं कहीं सिंगापुर भी जाते थे, तो उसमें मोस्टली सोल्जर्स होते थे, या तो तमिलनाडु साइड होते थे, मे भी होने को और भी साइड के हो सकते हैं, बट मद्रास प्रेसिडेंट क्या कहते हैं उसको, रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट एक है ना ये इंडिया में, इंडियन आर्मी में। अगेन मुझे आइडिया नहीं, तो वैसे नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, बट होगा, यही होगा। बट हाँ, तो एक तो तमिलनाडु वाले लोग काफ़ी थे उसमें, पंजाब वाले काफ़ी थे, और बंगाल वाले भी रहे होंगे, बट हाँ काफ़ी उसमें थे, मतलब पंजाब साइड वाले, तभी अगर उनकी उस रीजन के लोग थे, और ये आर्मी फॉर्म हुई थी बाहर एज पर यू। बट आई बिलीव इंडिया में आई तो थी, क्योंकि कुछ विक्ट्रीज भी हुई थी कुछ, हाँ वो तो, लेकिन वो थ्रू जापान के रूट से, मान लो कुछ बर्मा वगैरह साइड के थ्रू होते हुए आई थी वो। तो उस साइड से आई थी, मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखो तो बर्मा एक तरह से क्या इंडिया के ईस्ट में पड़ा, तो ईस्ट साइड अब तब भी थोड़ा वो कह सकते हैं एक्शन हुआ था। राइट, लेकिन कोई शायद एक शहर या कुछ शहर उन्होंने शायद अपने कंट्रोल में ले लिए थे। यस, तो उसमें तभी उनकी जो आज़ाद हिंद फौज में, क्योंकि मोस्टली या तो मतलब तमिलनाडु, मोस्टली शायद पंजाब वाले लोग थे, और तब पंजाब में मेन लैंग्वेज शायद उर्दू ही पढ़ाई जाती थी, आजकल इंग्लिश मेन होती है हम लोग की लैंग्वेज। तो इसलिए आपने देखा होगा आज़ाद हिंद फौज में नाम पूरा है थोड़ा उर्दू बेस्ड है, उनकी जो कदम कदम बढ़ाया जाए उसमें भी लार्जली उर्दू बेस्ड वर्ड हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा हैवी इन्फ्लो ऑफ उर्दू वर्ड्स था उसमें। राइट, तो इसका मतलब इंडिया में भी आर्म्ड मूवमेंट था। हाँ, लेकिन वो कभी ऑर्गेनाइज्ड, लार्जली ऑर्गेनाइज्ड वैसा नहीं था कि पैन इंडिया। मैं कह रहा हूँ उसको कुछ रीजन में था ना, वो नॉर्थ ईस्ट में जैसे हुआ कोई चीज, जैसे बंगाल साइड और भी थे, एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, जीते हम जी चांद से, जिन बोस ब्रदर्स कोई थे, अभी नाम भूल रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ा था, खुदीराम बोस या ऐसे कुछ थे, चिटागोंग, हाँ चिटागोंग रिवॉल्ट, हाँ। तो इस टाइप के बिट्स एंड ऐसे होते रहते थे हर रीजन में, बट हाँ लार्जली वाला आप कह सकते हैं जो पैन इंडिया जिसको बोल सकते हैं, दो रह चुके हैं, एक तो अपने
भाई जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बनाया था, क्या नाम है अपना, आज़ाद हिंद फौज, और दूसरा जो 1857 रिवोल्ट एक तरह से जो हुआ था, वो भी काफ़ी रीजन इंडिया के में हुआ था, आई बिलीव नॉर्थ में हुआ था, मे बी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ था। राइट। तो तुम सुभाष चंद्र बोस ने जो आर्मी बनाई थी, तुम्हारे हिसाब से वो पैन इंडियन आर्मी थी? मतलब हाँ, मतलब काफ़ी थे उसमें, ये कहते थे कि यस मोस्टली उसमें पंजाब से ही लोग जाते थे, लेकिन तमिलनाडु से भी लोग रीजन लोगों ने ज्वाइन किया था। ओके। तो हाँ, लेकिन हाँ हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि बट हाँ मेजर जो कांग्रेस वाला था वो तो ऑब्वियसली पीसफुल मूवमेंट था, और हम लोग क्या भाई अहिंसा वाली ही फिलॉसफी होती है कि हम लोग लार्जली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं। हम लोग हीरो भी वही होते हैं, वहाँ उनके हीरो होते हैं जॉर्ज वाशिंगटन होते हैं अमेरिका में, जिन्होंने प्रॉपर आर्मी बनाई थी, वो जनरल थे। तो उनका वो माइंडसेट ही होता है कि कभी हमारी गवर्नमेंट फिर से टिरेनिकल हो गई ब्रिटिश की तरह, तो हम भी मतलब आर्म्स उठाएंगे और उनके अगेंस्ट मतलब रिवोल्ट करेंगे। रियल में कितना हुआ है मुझे मालूम नहीं कि कितना एक्चुअल में रिवोल्ट हुआ है, बट उसको फिलॉसफी ये सेल किया गया बचपन से वहाँ पर। तो बेसिकली उनके डीएनए में एक तो चीज़ है कि दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। दे डू नॉट। तो उस वजह से उस वजह से वो सेकेंड अमेंडमेंट बना था कि इन केस यू हैव टू राइज अगेंस्ट द टिरानिकल गवर्नमेंट। बट सेकेंडली वो एक फैक्टर वो है, बट सेकंड फैक्टर हो गया कि वो गन को ग्लोरीफाई करने का, कि मेरे पास इतनी अच्छी गन्स हैं, इतनी सारी गन्स हैं और ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और पता नहीं क्या क्या उनके पास होता है। तो ग्लोरीफाई करने का भी कल्चर हो गया है कि उसको हंटिंग के लिए ले जाएंगे। और शायद वहाँ तो ये भी अलाउड है कि गन को आप मतलब होता है ना कि कंसील्ड वेपन या नॉन कंसील्ड वेपन, आप नॉर्मली अगर आप रोड पे चल रहे हो तो अपना गन होल्स्टर में हो सकती है एक सिविलियन के। और पहले एक शायद होता था कि लोग कहीं भी जैसे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आराम से गन दिखाई पड़ रही है। तो सॉर्ट ऑफ गन को ग्लोरीफाई करने का कि गन मीन्स गुड, इस तरह का था। बेसिकली अपने आप को जॉन रैम्बो मानते हैं। जैसे जॉन रैम्बो के पास क्या AK-47 नहीं, क्या मशीन गन हैवी वाली होती थी, तो बस अपने आप को ये मानते हैं कि भाई हम बड़ी गन लेके चल रहे हैं, मतलब हम जॉन रैम्बो ही हैं वो। राइट। बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि अगर सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहे होते, सिर्फ शो ऑफ कर रहे होते, तो शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली इस कल्चर में ऐसा हो गया कि ऐसे लोगों के हाथ में भी गन्स पहुंच जाती हैं जिनके वो नहीं पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बैकग्राउंड चेक्स होने चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चेक होने चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उसका, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, और पता नहीं 10 तरह की चीज़ें जो चेक करनी चाहिए, क्योंकि गन आप दे रहे हो, लिटरली इट कैन किल समवन। तो वो चेकिंग नहीं होती है। उसके अलावा कि किसी को भी सेल कर देते हैं या सेकंड हैंड सेल्स हो जाती हैं, दैट्स ऑल्सो नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मालूम मैं सही हूँ, मैंने उसको गन को खरीद लिया, मैं बैकग्राउंड चेक पास कर लिए, बट दैट शुडंट मीन कि मैं आगे किसी को भी सेल कर सकूँ। इट शुड बी अगर मैं नहीं यूज़ करना चाहता हूँ तो देन आई हैव टू रिटर्न इट टू द गवर्नमेंट और हूएवर। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हमें जब गाड़ी दी जाती गाड़ी, तो उसके पहले लाइसेंस बोला था ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपने गलती से एक बार गलत गाड़ी चला ली तो आपसे लाइसेंस ले लिया जाता है, मतलब आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। तो जब गाड़ी के लिए इतना आपको होता है कि क्योंकि उससे कोई लिटरली मर सकता है, तो गन्स के लिए भी सेम लॉजिक होना चाहिए। इनफैक्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, बट मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए, वहाँ मिनिमम उतना भी नहीं होता है। यस। तो कई सुना है कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हो कि जहाँ पे कोई भी एक जेन्युइन पर्सन गन खरीद के या उसने फ्रॉड करना है और आप खरीद के ऐसे आगे क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंचा रहा है गन्स, तो अगर आप वो सेल्स को नहीं रोक पा रहे हो तो ऑब्वियसली फिर इस तरह के क्राइम्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि मैक्सिको में जो गन्स आती हैं वो मोस्टली यूएस के थ्रू आती हैं, इलीगल गन्स हैं, बट उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा है। और जब मैंने स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ा, तो स्विट्ज़रलैंड में जबकि गन ओनरशिप है, बट उन्होंने उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है। पहली बात है, उन्होंने गन्स को ग्लोरीफाई नहीं किया, वो गन्स को टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। टूल्स की तरह इन द सेंस कि मिलिशिया का कॉन्सेप्ट वहाँ भी है, जो विलियम टेल की हम लोग स्टोरी सुनते हैं कि, लेकिन वहाँ पे वो अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग दोनों कंट्रीज में डिफरेंस देखना हो यूएस और स्विट्जरलैंड में कि एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट क्या है, तो एक गन ओनर होगा, वो यूएस में कहेगा आई डोंट ट्रस्ट गवर्नमेंट, अगर मुझे कभी गवर्नमेंट से फाइट करना पड़ जाए देन आई हैव दीज वेपन्स। स्विट्जरलैंड में होगा नहीं, आई वेरी मच ट्रस्ट माई गवर्नमेंट, और अगर मुझे अपनी होमलैंड को डिफेंड करना पड़ जाए अगेंस्ट फॉरेन पावर, और अगर मेरी गवर्नमेंट कहती है कि कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड फाइट, देन आई शुड बी एबल टू फाइट। और उसका मतलब क्या है कि नॉर्मली वहाँ पे स्विट्जरलैंड में शायद मेन को सर्व करना इंपॉर्टेंट है आर्मी में,
तो पहली बात है वो सर्व करते हैं, और उसके बाद वही जो उनकी जो राइफल होती है जो उनको सर्विस में मिलती है, शायद 50-60% लोग या कितने लोग उस गन को, उनको लीगली अलाउड है, गवर्नमेंट कहती है तुम इस गन को रख सकते हो, एक्सेप्ट जो उसकी बुलेट्स हैं, दे विल बी केप्ट नॉट एट योर होम, That makes a lot of difference. they will be kept in some sort of government authorized center. So yes, you have guns, but अगर तुम्हें कभी करना पड़ जाए डिफेंड, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द बुलेट्स एंड देन ऑब्वियसली यू कैन डिफेंड योर होमलैंड. और सेकंड, उनके यहाँ ये जो एक बार गन मिल गई, एक तो पहली बात है हर आदमी को मिलती नहीं है, दे मेक श्योर कि इट्स द राइट पर्सन विद द राइट माइंडसेट गेट्स द गन. बट द सेकंड थिंग इज, उसके बाद जब मिल जाती है तो उनका जो आई गेस जो नेशनल स्पोर्ट कह सकते हैं, अब वो लीगली या नॉन लीगली, वो शूटिंग है. एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली कि वो उनकी गन रेंज होती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अपनी मार्क्समैनशिप की प्रैक्टिस करते हैं. Exactly. एंड दे आर टॉट कि ट्रीट देम रिस्पॉन्सिबली, वहीं पे बुलेट्स मिलेंगी और शायद बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे बुलेट्स मिलती हैं, सो दैट यू इम्प्रूव योर स्किल्स. बट दैट वुडंट मीन कि तुम गन को या राइफल को लेके लेट्स से कि फ्लॉन्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया में पिक्स डाल रहे हो, या जैसे हम लोग यहाँ पे सुनते हैं कि शादियाँ हो रही हैं उसमें गन्स फायर की जा रही हैं. दैट इज द आई बिलीव वन ऑफ द की डिफरेंसेस. वही दो होता है, वही है राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. यूएस में माना था भाई वो तुम्हारा गॉड गिवन राइट है, तुम्हारे पास, तुम अमेरिकन हो, तुम्हारे पास गन होनी चाहिए. स्विट्जरलैंड में नहीं भाई, बोला तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक और चीज़ है कि जब ओरिजिनली जैसे यूएस भी जब बना था तो वहाँ पर भी मिलिशिया वाला कॉन्सेप्ट था. तो उसमें मिलिशिया का मतलब ही यही होता है कि सिविलियंस हैं वो कुछ टाइम के लिए मिलिट्री में सर्व करेंगे, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जब प्रॉब्लम आए कंट्री पे तो वो मिलिशिया वाले भी डिफेंड कर पाएँ. अब लेकिन मिलिशिया का कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं, तो इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे जिसको गन शूटिंग मान लो प्रैक्टिस करता होगा, मान लो कोई बच्चा है 12 साल का, तो ऐसा नहीं कि उसको अमेरिका कोई मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग मिल रही है, उसको तो मतलब मज़े मज़े के लिए गन मिल रही है. और अनफॉर्चुनेट वहाँ बात ये भी होती है, कई सारे मास शूटिंग में बच्चे करते हैं. यस. एक तो वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रांग है स्विट्जरलैंड में कि कहाँ पे बुलेट स्टोर करनी है. जैसे मिलिट्री एमो तो ऑब्वियसली घर में स्टोर हो ही नहीं सकता है, और जो सिविलियन गन्स होती हैं, शायद जो सिंपलर वाली गन्स होती हैं, उसका एमो स्टोर कर सकते हैं, बहुत बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको स्टोर करना है. प्लस हर एक को गन नहीं मिल रही है. जो मैंने लास्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, यूएस में हर 100 लोगों के बीच में 120 गन्स हैं. मतलब देर आर मोर गन्स दैन पीपल ओवर देयर. स्विट्जरलैंड में गन्स हैं, बट दैट इज प्रॉब्ली अराउंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन. सो इट डजंट मीन कि हर आदमी के पास 2-3 गन्स हैं एंड एवरीवन हैज गन्स. इंडिया में भी सरप्राइजिंगली बहुत गन्स हैं. शायद इंडिया में जो लास्ट चलता है कि आई डोंट नो 70 मिलियन गन्स हैं या क्या है, काफ़ी है, स्पेशली नॉर्थ बेल्ट में तो बहुत ज़्यादा है. और बट अनफॉर्चुनेटली वो मोस्टली इलीगल गन्स हैं. वो तो है ही. एंड दैट्स इज इन इटसेल्फ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब रेगुलर गन्स होती हैं, सॉरी लीगल गन्स होती हैं, यू कैन सॉर्ट ऑफ रेगुलेट देम, यू नो किसके पास गन है, कितनी गन्स हैं. इलीगल गन्स, कट्टे और ये सब जो होता है, pretty much the point is, in fact you think about it, why would you keep illegal gun? It can't be for self defense, it can't be to defend your country, it is meant for crime. अगर मुझे पर्सनली मुझे अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखनी हो या कोई जेन्युइन यूज़ है, then I would go to the government and get a legal gun. Why would I take illegal gun? So that is in itself a big kind of problem. हाँ, इंडिया में कभी हमारी बात भी नहीं होती, क्योंकि थैंकफुली यहाँ पे वो नहीं है कि किसी वजह से लोगों के पास AK-47 वैसी टाइप की तो मास शूटिंग हो रही है, इसलिए थैंकफुली. Yes, illegal guns हैं तो वो थोड़ा नॉर्मली तो वैसी होती है, कट्टे वगैरह टाइप, कंट्री रिवॉल्वर टाइप की होती है, बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड. इट्स अ प्रॉब्लम, लाइक इट शुड बी डिस्कस मोर. और हम लोग तो जैसे स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, मास शूटिंग से मुझे याद है, इट्स नॉट कि जस्ट यूएस में मास शूटिंग हुई है 90s में, यूएस में तो अभी तक होती है. 90s में क्या कोलंबो में हाई स्कूल मैसेकर हुआ था ना कोई वहाँ पे, कोलंबाइन साइड, जिस पे डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, बॉलिंग फॉर कोलंबाइन. ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी शायद 90s में मास शूटिंग हुई थी. बट डिफरेंस ये है, जब यूएस में मास शूटिंग होती है, लेफ्ट विंग आ जाती है, कहती है कि वी शुड गन कंट्रोल, वी शुड, और राइट विंग कहती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स, थॉट्स ऑफ प्रेयर्स, और कहते हैं कि गन से थोड़ी ना लोग मरते हैं, खराब बैड पीपल विद गन्स, मतलब ऐसी मतलब बातें करते स्टूपिड गन. ये सब रिस्पॉन्स यूके और ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था. वहाँ पर हुआ एक बार मास शूटिंग, 1-2 बार. ऑस्ट्रेलिया में फेमसली उन्होंने गन्स ले ली, मतलब वहाँ कंट्रोल बोले, वहाँ पे प्रॉपर लोगों से गन्स ली. वहाँ पे इट्स लाइक
गवर्नमेंट ने प्रॉपर पैसे दिए कि तुम्हारे पास गन्स होंगे तो हमें दे दो, हम तुम्हें बदले में पैसे दे देंगे। तो काफ़ी लोगों ने इनिशियली लोग हेजिस्टेंट थे, लेकिन फिर बाद में दे दी थी उन लोगों ने। अब लोग जो लोग हेजिस्टेंट भी थे वो भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट ने जो किया था। वहाँ पे अब आपको न्यूज़ कभी नहीं सुनाई पड़ती कि ऑस्ट्रेलिया में कभी मास शूटिंग हुई है। ऐसी यूके में बहुत क्रिटिसिज्म आजकल चलने लगा है फॉर राइट रीजंस। एक चलता है कि देखो वहाँ पे जब से गन्स हटी हैं तब से नाइफ अटैक इंक्रीज हो गए हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यस, नाइफ अटैक्स भी नहीं होने चाहिए, दैट्स सैड। बट अगर वहाँ गन्स होती हैं, वो भी AK-40 मशीन गन ऑटोमेटिक, नाइफ अटैक से कितने लोग मर सकते हैं एक बार में? 2 या 3 लोग मर सकते हैं। उतने में तो पीछे से वो डंडा सर पे मार दे, मर ही जाएगा। अगर उसी बंदे के पास सोचा अगर ऑटोमेटिक राइफल हो वो तो 100-200 को मारते हैं ऐसे। एग्जैक्टली और जो तुमने ये पॉइंट लिया यूके वाला नाइफ अटैक, यू थिंक अबाउट इट, नाइफ अटैक क्यों बढ़े हैं? या काफ़ी सारे जो क्राइम्स हम लोग सुनते हैं यूएस में, मास शूटिंग के अलावा जो गन क्राइम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? ऑब्वियसली पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। स्विट्ज़रलैंड में और इन कंट्रीज़ में जो डिफरेंस देखा जाए कि स्विट्ज़रलैंड में पॉवर्टी वन ऑफ द लोएस्ट है, उससे ज़्यादा इनइक्वालिटी बहुत कम है। वही, सो नो वन फील्स अनसेफ। जैसे एक जेन्युइन रीज़न होता है। मैं कई बार मैं भी सोचता हूँ कि लेट्स से मैं ऐसे एरिया में रह रहा होता जहाँ मेरे अराउंड क्राइम हो रहा होता और जबकि मैं गन्स के अपोज हूँ, बट आई वुड बी फोर्स टू थिंक लाइक मे बी शुड आई हैव अ गन कि प्रोटेक्ट माई सेल्फ और माई फैमिली। बट अगर आपके अराउंड सब कुछ सेफ है देन दैट इज़ नो लॉन्गर अ रीज़न कि मैं सेफ्टी के लिए डर रहा हूँ इसलिए मेरे पास गन होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पॉवर्टी बढ़ती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, वहाँ क्राइम बढ़ता है। अब आप उसमें नाइफ होगा तो नाइफ को यूज़ करेंगे, आप उसमें ऑटोमेटिक वेपन दे दो तो ऑटोमेटिक वेपन को यूज़ करेंगे। तो वो डीपर इश्यूज़ को भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि इतनी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी क्यों है। यू वुड थिंक अबाउट यूएस बीइंग द रिचेस्ट कंट्री, और वहाँ पे जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं फॉर एटलीस्ट बॉटम पीपल, दे हैव नॉट रिजन। वो क्या नाम था उसका, अभी फ्री लुइजी, एक फ्री लुइजी मूवमेंट हुआ था ना, कोई एक लुइजी करके कोई किल कर दिया था इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, तो मतलब बेसिक, हाँ बेसिक कॉन्टेक्स्ट बताते थे अगर इनकेस ऑडियंस मेंबर को नहीं मालूम है। वहाँ पे एक कंपनी है यूनाइटेड हेल्थ केयर जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एक्सेप्ट वो बहुत इनफेमस कंपनी है क्योंकि शायद बहुत मतलब जब ज़रूरत होती है तो वो इंश्योरेंस आपको डिनाई कर देती है। आई बिलीव इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड वाइड हेटेड है। हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ये टिपिकल वो होता है, अगर सबको इंश्योरेंस क्लेम दे देंगे तो उनका तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम तो यहाँ भी निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ इसलिए ज़्यादा खलता है क्योंकि वहाँ पर तो मतलब हेल्थ केयर इज़ वेरी कॉस्टली यूएस में। वहाँ पे कोई पब्लिक हेल्थ केयर नाम की चीज़ होती नहीं है। इंडिया से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली है, वही, इफ़ नॉट मोर। तो मतलब इवन फॉर देयर सैलरी, अगर अग्रीमेंट में मान ले कि चलो इंडिया के मतलब वेजेस इतनी वीक है इसलिए यहाँ पर मतलब हेल्थ केयर भी ऑटोमेटिकली सस्ता होगा, बट अगर तब भी देखें मतलब फॉर अ सैलरी जितनी लोग कमाते हैं परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब वहाँ चलता है कि लोगों की शायद मतलब लोग बैंक्रप्सी में आ जाते हैं जब उनका ऑपरेशन होता है हेल्थ केयर के। मतलब इतनी बुरी हालत है। अब उसमें आपको कोई इंश्योरेंस डिनाई कर दे तो ऑब्वियसली गुस्सा आ जाएगा। तो यही यूनाइटेड हेल्थ केयर का भी सेम रीज़न था। तो एक पर्सन है कोई लुइजी करके था, है अभी भी, मतलब वो उसने शूट कर दिया था यूनाइटेड हेल्थ केयर के which was obviously wrong, which was obviously a crime, but वो उसके वजह से लोगों के जो रिएक्शन आए वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। लोग कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग आउटराइटली डिफेंड कर रहे थे कि हाँ ठीक है मारना सही था, दूसरे कुछ लोग कह रहे थे कि यस मारना गलत था, बट वो भी तो गलत है कि आप मतलब लोगों को आप हेल्थ केयर डिनाई कर देते हो, आप उनको बेसिक मतलब इवन रिच पर्सन भी, मतलब लुइजी जो है वो खुद अपना में डिसेंटली रिच था, तो उसको भी कुछ घर में कुछ हुई थी, कुछ फैमिली मेम्बर को हेल्थ केयर डिनाई कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर रहे हो जिसमें आपको क्या नाम है डॉग ईट डॉग सोसाइटी कर रहे हो कि लोग मतलब बेसिक राइट्स के लिए आपको गुस्सा कर रहे हो, तो वो आप प्रोवाइड करोगे नहीं, तो ऐसे में लोग एंगर कैसे नहीं बढ़े हैं। देयर इज अ लॉट टू बी एंगर अबाउट। आप स्विट्जरलैंड में आप किस बात के लिए एंग्री होगा? वहाँ पर गवर्नमेंट आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, हाउसिंग प्रोवाइड है, खाना अच्छा प्रोवाइड है। यूएस में वो थीनो ही नहीं है। सो यस, ये जो गन कल्चर है दैट सॉर्ट ऑफ समटाइम्स शोज यू अबाउट द कंट्री कि उस समय सोसाइटी कैसी है, कंट्री कैसी है। डू पीपल ट्रस्ट द गवर्नमेंट? डू पीपल फील सेफ इन देयर होम? तो ये अगर नहीं कर रहे हैं तो देन द गन ओनरशिप बढ़ेगी, एंड देन फाइनली यू वुड थिंक कि ओके प्रॉब्लम है, एवरीवन रिकॉग्नाइजेस कि मास शूटिंग प्रॉब्लम है। वो लोग खुद ही कहते हैं जो गन ओनर्स होते हैं कि यस कि हर एक को गन नहीं मिलनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए। देन यू थिंक अबाउट इट, व्हाई डू दीज लॉज नेवर पास?
एक एक्सट्रीम हो गया कि नो वन शुड हैव गन, जो कि ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की कंट्रीज ने जापान किया, में जापान ने किया कि हम गन्स ले लें वापस। नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने किया था कि गन्स वापस ले लें, और जापान में शायद उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे गन कल्चर, वहाँ बिल्कुल ही किसी के पास गन्स नहीं होती जैसे वहाँ पर। तो यस, तो एक एक्सट्रीम हो गया कि गन्स होनी ही नहीं चाहिए, और एक एक्सट्रीम हो गया कि किसी को भी गन मिल जाए, बट देयर इज ऑब्वियसली अ मिडिल ग्राउंड, एंड समटाइम्स यू थिंक अबाउट इट, मिडिल ग्राउंड कभी भी रीच क्यों नहीं होता है। अगेन आई डोंट नो, जो एक्सपर्ट्स हैं उस लॉस के वो बताएं, बट इट सीम्स लाइक कि कुछ बेसिक इश्यूज पे कंसेंसस बिल्ड या तो नहीं होता या नहीं करने दिया जाता है, एंड इट वाज समथिंग जो हम लोग हमेशा सोचा करते थे, एंड वी थॉट कि लाइक लेट्स डिस्कस दिस। तो इसका मैं 2 रीज़न मुझे समझ आता है। अगेन एक तो हो गया कैपिटलिज्म कौन बॉन्कर, जो हमेशा मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि वहाँ पे यूएस में हर चीज़ में टू मच कैपिटलिज्म है। अब उनका गन जो कंपनी वाले होते होंगे वो बोले हम भाई गन कंट्रोल लाए क्यों, हम अपना प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हैं, तुम होते कौन हो रेगुलेट करने वाले हमें, हम किसी को भी बेचें, हम क्रिमिनल्स को बेचें, तुम्हें क्या चल रहा है, हमें तो पैसे से मतलब है। तो वो उनकी फिलॉसफी होती है, उनको सोसाइटी से मतलब नहीं कि हमारे गन्स के लोग कितना मरे हैं, उनको है कि पैसा कमाओ। दूसरा में एक फैक्टर है रेसिज्म वाला। अब आप पूछेंगे रेसिज्म यहाँ कहाँ से रेसिज्म आ गया। सो यूएस में आपको सबको मालूम है कि रिपब्लिकन्स एंटी गन कंट्रोल होते हैं, बट एक बार बहुत ही स्ट्रांगली गन कंट्रोल थे। 1968 में कैलिफोर्निया गवर्नर थे रोनाल्ड रेगन। तो उस वक्त कुछ ये है 1968 या 67 की बात है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक पैंथर पार्टी, शायद नाम सुना होगा, थोड़ी ब्लैक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बार वो कैलिफोर्निया में जो उनका पार्लियामेंट था या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उन्होंने सराउंड कर लिया थी पूरी बिल्डिंग को। उनके पास सबके पास गन्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड थी, बट गन्स थी। अब वो आपके बिल्डिंग अराउंड कोई गन्स के साथ हो बड़ी बड़ी, तो आप बिल्कुल डर जाओगे। जैसे ही वो हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद गन कंट्रोल पास हुआ था कैलिफोर्निया में। कहाँ पे हुआ था, कौन से? कैलिफोर्निया में। तो इनफैक्ट इससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ पे स्टेट्स राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर स्टेट के लॉ काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं अबाउट की इश्यूज। तो कैलिफोर्निया में गन कंट्रोल लॉज स्ट्रिक्ट हैं, प्रॉपर स्ट्रिक्ट हैं। फॉर एग्जांपल शायद ऑटोमेटिक वेपन्स अलाउड नहीं है, और कई सारी चीज़ें हैं, शायद बैकग्राउंड चेक बहुत अच्छा होता है। और दूसरी तरफ लेट्स से कि स्टेट लाइक टेक्सास है जहाँ पे वो ज़्यादा ही वो पर्सनल फ्रीडम को वो ग्लोरीफाई करते हैं और गन कल्चर को ग्लोरीफाई करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही वीक गन कंट्रोल्स लॉज हैं। तो यस, दिस सॉर्ट ऑफ शोज यू अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट पीपल वैल्यू मोर, कि हम क्या अपनी लाइफ और लिबर्टी और इवन दोस जो कि वीकर हैं या उनकी भी वैल्यू हम कर रहे हैं, उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या हम अपने इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। चलो, सो दिस वाज लाइक अ शॉर्ट एपिसोड, एंड देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड, कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।